हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस शानदार और इन डेप्थ एनालिसिस सेशन में। अगर आप एक फोकस्ड लर्नर हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स में टॉप करना चाहते हैं, तो आज का ये एक्सप्लेनर पूरी तरह से आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। आज हम हिस्टोरिक पॉलिटिकल शिफ्ट से लेकर कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी तक हर एक डिटेल को बहुत ही डीपली कवर करने वाले हैं। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और चलिए फुल एनर्जी के साथ आज की लर्निंग शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज के हमारे रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। हमने आज की सारी न्यूज को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। नंबर 1 पॉलिटिक्स और कोर्ट रूलिंग्स, नंबर 2 टेक्नोलॉजी और डिफेंस, नंबर 3 नेशनल समिट्स, नंबर 4 ग्लोबल बिजनेस और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रैपिड फायर रिवीजन। चीजों को ऐसे कैटेगराइज करके पढ़ने से ना फैक्ट सीधे आपके दिमाग में छप जाते हैं। तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं हमारे पहले सेक्शन में, पॉलिटिक्स और कोर्ट रूलिंग्स। शुरुआत करेंगे साउथ इंडिया में हुए एक बहुत बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट से और साथ ही डिकोड करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद क्रूशियल फैसला 108 108। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर क्या है। ये कोई रैंडम फिगर नहीं है दोस्तों, ये वो एग्जैक्ट नंबर है जितनी सीटें साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय की बिल्कुल नई पार्टी ने तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस में जीती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये डेटा सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। जोसेफ विजय, जिन्हें दुनिया थलपति विजय के नाम से जानती है, उन्होंने तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इनकी पार्टी का नाम ध्यान से सुनिए, तमिल जगह वेत्री कड़गम यानी टीवी के। ये पार्टी सिर्फ 2 साल पहले 2024 में बनी थी और इनका चुनाव चिन्ह है सीटी यानी विसल। टोटल 234 विधानसभा सीटें हैं तमिलनाडु में, जिनमें से 108 सीट उन्होंने अपने नाम कर ली हैं। अब सबसे बड़ा कैच क्या है, 1967 के बाद से लेकर आज तक तमिलनाडु में ये पहली नॉन द्रविडियन सरकार है। लिटरली एक हिस्टोरिक मोमेंट। अच्छा, एक और रूल याद रखिएगा, विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, पेरम्बलूर और तिरुचिरापल्ली। नियम ये कहता है कि अगर आप 2 जगह से जीतते हैं तो आपको एक सीट छोड़नी पड़ती है, इसलिए उन्होंने तिरुचिरापल्ली की सीट छोड़ दी है। वहां के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें शपथ दिलाई है। ये सारे कीवर्ड्स अपनी नोटबुक में लॉक कर लीजिए। अब पॉलिटिक्स से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही शानदार लीगल डेवलपमेंट की। आपने एंटिसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत का नाम तो सुना ही होगा। सीआरपीसी का सेक्शन 438 इसके बारे में बात करता है, जहां पुलिस के गिरफ्तार करने से पहले ही कोर्ट से जमानत मिल जाती है। अब दिक्कत क्या थी, SC/ST एक्ट 1989 का एक सेक्शन 18 है जो कहता था कि इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत ही बारीक और ज़रूरी क्लैरिटी दी है। कोर्ट ने कहा है कि भाई देखिए, सेक्शन 18 का मतलब ऑटोमेटिक बैन बिल्कुल नहीं है। जजों को अंधाधुन बेल रिजेक्ट नहीं करनी है। उन्हें पहले अपना दिमाग लगाना होगा और चेक करना होगा कि FIR में लगाए गए आरोप पहली नज़र में सही भी लग रहे हैं या नहीं। अगर मामला बिल्कुल भी बुनियाद लगता है तो जज साहब अग्रिम जमानत दे सकते हैं। ये लीगल क्लैरिटी आपके पॉलिटी सेक्शन के लिए ना एक बहुत तगड़ा MCQ बन सकती है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, टेक्नोलॉजी और डिफेंस। यहाँ हम अपने गौरवशाली अतीत को भी याद करेंगे और इंडियन डिफेंस के फ्यूचर को भी एनालाइज करेंगे। ये जो डेटा है ना, इसे तुरंत अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। हम हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1998 में हमने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। अब एग्जामिनर आपसे पोखरण 1 भी पूछ सकता है, तो याद रखिए पोखरण 1 हुआ था 18 मई 1974 को, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, और उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। वहीं पोखरण 2 हुआ 11 से 13 मई 1998 के बीच, जिसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। इसे लीड किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे प्यारे APJ अब्दुल कलाम जी ने। इस साल 2026 के टेक्नोलॉजी डे की थीम रखी गई है रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और हाँ, इसके जस्ट अगले दिन यानी 12 मई को होता है इंटरनेशनल नर्सेज डे, जिसकी थीम है एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइव्स। ये डेट्स, ये थीम्स और ऑपरेशंस के नाम, ये सब आपके टिप्स पर होने चाहिए। अब आते हैं एक ऐसी खबर पर जिसे सुनकर आपको गर्व होगा। भारतीय वायुसेना को एक नया गेम चेंजर हथियार मिला है, तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम। इसे हमारे अपनी DRDO ने डेवलप किया है। अब ये काम कैसे करता है वो इमेजिन कीजिए। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे पुराने डम बम रखे हैं जिनमें कोई नेविगेशन नहीं होता। पहले उन्हें दुश्मन पर गिराने के लिए हमारे पायलट्स को दुश्मन के इलाके के बिल्कुल ऊपर जाना पड़ता था, जिससे जान का खतरा रहता था। अब ऐसा नहीं होगा। इस तारा सिस्टम के कवर के अंदर उस पुराने बम को फिट किया जाएगा। अब हमारे लड़ाकू विमान 80 किलोमीटर दूर से ही बिल्कुल सेफ डिस्टेंस से इसे फायर कर देंगे।
फायर होने के बाद ये 650 किलोमीटर प्रति घंटे की हाई सबसोनिक स्पीड से हवा में ग्लाइड करता हुआ जाएगा और जीपीएस की मदद से बिल्कुल सटीक निशाने पर जाकर फटेगा। मतलब हमारे पुराने अनगाइडेड बम अब स्मार्ट वेपन्स में बदल गए हैं। है ना कमाल की टेक्नोलॉजी? डिफेंस की ही बात हो रही है तो इंडियन कोस्ट गार्ड को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिली है, आईसीजी शिप अचल। इसे किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, जो 1957 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये कोई आम शिप नहीं है, ये एक अदम्य क्लास का फास्ट पेट्रोल वेसल है। 51 मीटर्स लंबे इस शानदार जहाज में 50% से ज़्यादा स्वदेशी कंपोनेंट्स लगे हैं। इसकी टॉप स्पीड 27 नॉट्स है और ये एक बार में 1500 नॉटिकल माइल्स तक गश्त लगा सकता है। हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए ये बहुत क्रूशल है। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जान लीजिए। इंडियन कोस्ट गार्ड 1977-78 में बना था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं ना, ये एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, तो इन्हें बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3। अब हम बात करेंगे हमारे देश के अंदर हो रहे कुछ बेहतरीन कामों की, जहां गवर्नमेंट्स, हेल्थ और स्पोर्ट्स के फील्ड में जो लोग एक्सीलेंस दिखा रहे हैं उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। देखिए, पंचायती राज मंत्रालय हर साल ढेरों अवार्ड्स बांटता है, लेकिन आपको वो पूरी लिस्ट रटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सबसे क्रीम डाटा याद रखना है, और वो है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये सबसे बड़ा और प्रेस्टीजियस अवार्ड है। इसमें आपको 3 नाम याद रखने हैं। ग्राम पंचायत लेवल पर फर्स्ट प्राइज मिला है असम की न्यो नापाम को। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला स्तर पर बेस्ट पंचायत रही है त्रिपुरा की सिपाही जाला, और ब्लॉक लेवल पर केरला की हरिपाड़ पंचायत ने बाजी मारी है। 3 जून को नई दिल्ली में ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। बस इन टॉप 3 नामों को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हेल्थ और स्पोर्ट्स के सेक्टर में 2 बहुत ही मेजर इवेंट्स हुए हैं। पहला इवेंट भारत का पहला इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस यानी नेत्र विज्ञान से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसे आर्मी हॉस्पिटल और ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो स्पोर्ट्स से आ रही है, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026। ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरे 44 सालों के बाद, जी हाँ 44 ईयर्स के बाद, ये चैंपियनशिप भारत लौट रही है। इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है। इससे पिछला एडिशन 2025 में चीन में हुआ था। इसे कंडक्ट कराता है एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर दोहा, कतर में है। 44 साल बाद किसी इवेंट की भारत में वापसी होना, ये वो पॉइंट है जो सीधा आपके एग्जाम पेपर में छप सकता है। चलिए, अब अपने देश की सीमाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ग्लोबल बिजनेस वाले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पकड़ को कितनी तेजी से मजबूत कर रहा है। 2117 2117 ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये नंबर भारत की इकोनॉमी की ऊंची उड़ान को दिखा रहा है। नेस्कॉम और जिनोव की एक बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक भारत में अब टोटल 2117 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी काम कर रहे हैं। अब ये जीसीसी क्या बला है, आइए समझते हैं। पहले तो अफ्रीका वाली न्यूज़ की बात करते हैं। 31 मई 2026 को नई दिल्ली में चौथी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट होने जा रही है। अफ्रीकन यूनियन, जिसमें टोटल 55 देश आते हैं, वो भारत का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि हमारा बायलैटरल ट्रेड $85 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, और भारत अपनी टोटल एनर्जी ज़रूरतों का 10% सिर्फ अफ्रीका से इंपोर्ट करता है। अब वापस आते हैं उस 2117 वाले नंबर पर। ये जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर आखिर होते क्या हैं? बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए गूगल या माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी है, लेकिन उनका कस्टमर सपोर्ट, उनका आईटी डिपार्टमेंट या उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इंडिया में खुला हुआ है। बस इन्हीं सेंटर्स को जीसीसी कहा जाता है। भारत का जो बेहतरीन टेक टैलेंट है ना, वो दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियों को अट्रैक्ट कर रहा है, और इंडिया इनका सबसे बड़ा हब बनता जा रहा है। ये रिपोर्ट नेस्कॉम ने दी है, जो 1988 में बना था और जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। और अब वक्त हो गया है हमारी आखिरी और सबसे एनर्जेटिक सेक्शन का। यहाँ मैं आपको दूंगा एग्जाम क्रैक करने की एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी, और साथ ही हम करेंगे पिछले करंट अफेयर्स का एक सुपरफास्ट रिवीजन। देखिए स्टूडेंट्स, घर पे बैठकर पढ़ना एक बात है, लेकिन असली एग्जाम हॉल के उस भयंकर प्रेशर में सिली मिस्टेक से बचना बिल्कुल दूसरी बात। बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स सब कुछ पढ़कर भी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से हार जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए हमारा ये SIP 2.0 यानी SIP 2.0 फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है।
ये 90 दिनों का एक फुल प्रूफ सिस्टमैटिक स्टडी प्लान है। इसमें आपको चारों सब्जेक्ट्स के 21,000 से ज़्यादा बेहतरीन और एग्जाम ओरिएंटेड सवालों का कलेक्शन मिलता है और आखिरी के 1 महीने में आपको लगातार 30 फुल लेंथ टेस्ट देने होते हैं। अगर आप इस 90 डे चैलेंज को पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लेते हैं ना, तो ट्रस्ट मी, एग्जाम का कोई भी प्रेशर आपको डिगा नहीं सकेगा और आपकी एक्यूरेसी एकदम फ्लॉलेस हो जाएगी। तो चलिए अब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि शुरू हो रहा है हमारा रैपिड फायर रिकैप। बिल्कुल तेजी से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले कुछ मेजर अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यन। नेवल स्टाफ के चीफ के तौर पर वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अपॉइंट किया गया है और पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी। अब आते हैं कुछ क्रूशल रिपोर्ट्स पर। नॉन टैरिफ बैरियर्स रिपोर्ट जारी की है अंकटैड UNCTAD ने। स्कूल एजुकेशन पॉलिसी रोड मैप रिलीज किया है हमारे नीति आयोग ने। और सेबी ने AI और साइबर सिक्योरिटी से निपटने के लिए एक पूरी डेडिकेटेड टास्क फोर्स बना दी है। इस रिकैप को कंटिन्यू करते हैं कुछ और फैक्ट्स के साथ। मातृ और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक नया जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने 7 मई 2026 को अपना 67वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 की बात करें तो घर पूरे करने के मामले में ओडिशा टॉप स्टेट बनकर उभरा है। नालसा ने 10 मई को साल 2026 की दूसरी लोक अदालत लगाई है। और हाँ, याद रखिएगा कि पहली लोक अदालत 1982 में लगी थी। और आखिर में सागर मैत्री इनिशिएटिव के तहत भारत का INS सागर ध्वनि वियतनाम पहुंच गया है। ये सारे पॉइंट्स एकदम हाई फ्रीक्वेंसी हैं, इन्हें भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते आप। कल के सेशन में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछे थे, चलिए एक बार उनके आंसर्स भी वेरीफाई कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था हमारे यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह ने और मैन ऑफ द सीरीज बने थे संजू सैमसन। दूसरी तरफ जो जनरल सवाल थे, CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी और जो मिलिट्री एक्सरसाइज लम्मी तीये है ना, वो भारत और सेशल्स के बीच आयोजित की जाती है। जिन भी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में एकदम सही जवाब दिए थे, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रिवीजन बिल्कुल सही और परफेक्ट ट्रैक पर है। और अब आपके दिमाग की थोड़ी कसरत करवाने के लिए ये रहा आज का चैलेंज। आपके लिए 3 सवाल हैं। पहला सवाल, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 विमेंस सिंगल का खिताब आखिर किसने जीता है? दूसरा सवाल, टिहरी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? और तीसरा सवाल, अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? बस एक पल रुकिए और तुरंत अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। मैं सबके कमेंट्स चेक करूंगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डीप और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस सेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फैक्ट को बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर लिया होगा। बस ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में कुछ और बेहद शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड जानकारियों